ऐसा हर बार होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं और टाइम टेबल बनाते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक हमारी पढ़ाई होने के बाद वो हमारा टाइम टेबल पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है और फिर हम एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं और एग्जाम आने पर हम नर्वस फील करते हैं और ऐसे ही हमारा एग्जाम बढ़िया नहीं होने पर हम लाइफ का एक और गोल जो है वो खो देते हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि लाइफ के अंदर कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने स्टडी को लीजिए या अपने टाइम टेबल को लीजिए, उन सबको व्यवस्थित तरीके से बना करके अपनी स्टडी कर सकते हैं और अपने लाइफ के अंदर अपने गोल्स को आप क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको 3 रूल्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले विशेष उन साथियों के बारे में जिनको अभी ये तय करना पड़ेगा कि विद इन 3 मंथ के अंदर आपको किस प्रकार से आपका सिलेबस पूरा करके आपको रिवीजन और एमसीक्यूज के साथ ही आपको हर क्वेश्चन, हर टॉपिक के उस क्वेश्चन के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा जहां पे आपको सफलता मिलनी होगी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस विशेष वीडियो के अंदर की 3 मंथ रणनीति। हाउ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूं आपको कि किस प्रकार से आप व्यवस्थित तरीके से आप अपने सिलेबस को एक नया रूप दे करके तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि काफी सारे दोस्तों के मैसेज आ रखे थे, मुझे कॉल्स भी आते थे कि सर मैं सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूं तो मुझे किस प्रकार से करनी चाहिए, या फिर मैंने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है तो पूरा सिलेबस अब मुझे वैकेंसी के लिए किस प्रकार से तैयार करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा मैं कि अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नई ऐड हैं तो बिल्कुल सुदर्शन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल दे रखा है, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको पैरामेडिकल, मेडिकल और बीएससी नर्सिंग से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन, उसके साथ ही जो मेरे वीडियो लेक्चर है उनकी पीडीएफ भी आपको सिस्टमेटिकली सारी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते हैं या फिर आपके डाउट जो भी है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं देखो कि सबसे पहले मैं आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन है जो लेके आया हूं और उनका सॉल्यूशन भी करेंगे और काफी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार और मैंने जब तैयारी की थी तो किस प्रकार से पढ़ाई की थी और मैं अभी जो सिलेक्टेड हूं तो मैंने किस प्रकार से अपना एक वे और एक डायरेक्शन चूज करके पढ़ाई की थी, तो वो सारी चीजें भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आपका ये डाउट था कि इतना सिलेबस हम किस प्रकार से पढ़े। तो देखो, आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर दोस्तों मैं बात करूंगा कि जिसने भी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आपने अभी तक अपने सिलेबस को नहीं जाना है। ठीक है ना, अपने सिलेबस को नहीं जाना, यानी कि आपके जो पार्ट ए में दे रखा दोस्तों, पार्ट ए, और इधर मैं बात कर लेता हूं आपके पार्ट बी के बारे में। ठीक है, तो अब आपके माइंड में ये सवाल जरूर आता होगा कि सर इतना सिलेबस कैसे पढ़े। मैं सबसे पहले पार्ट ए की बात कर रहा हूं जो आपके क्वालिफिकेशन का पार्ट है, जो आपके क्वालिफिकेशन का पार्ट है। अब क्वालिफिकेशन वाले सब्जेक्ट के अंदर या पार्ट के अंदर मैं बात करूं दोस्तों आपके तो आपके खूब सारे सब्जेक्ट वो आ जाते हैं जो आपने डिग्री और डिप्लोमा किया। तब अगर डिप्लोमा किया तो फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर के 4 सब्जेक्ट, तो 8 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, यानी कि 8 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपको किस प्रकार से कवर करना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, आपको इस पार्ट ए के सिलेबस को इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा कि क्या अब भी मुझे पूरी थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी, क्या अब भी मुझे कंप्लीट थ्योरी पढ़ के ही इस सिलेबस को कवर करना, तो नहीं करना। अगर आपने डिग्री और डिप्लोमा कर रखा है, अच्छे परसेंटेज बने हुए हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रखी है आपने, तो मैं नेक्स्ट ही बात करूंगा अभी कि किस प्रकार से उस थ्योरी को एक नया रूप देना आपको। ठीक है, फिर आता आपके पार्ट बी का सिलेबस, और पार्ट बी का सिलेबस भी क्यों जरूरी हो जाता है। तो मैं आपको एक नई चीज ये बताने वाला हूं कि पार्ट ए जो है वो सबका तैयार है, सबने डिग्री डिप्लोमा कर रखा, लेकिन पार्ट बी जो है वो किसी ने नहीं पढ़ रखा। इसका मतलब जो आपके सिलेक्शन का बेस है, जो आपके सिलेक्शन का बेस है, सिलेक्शन का आधार है, वो आपका पार्ट बी है दोस्तों। समझ गए आप। तो पार्ट बी को भी आपको तैयार करना ही पड़ेगा। और पार्ट बी को किस प्रकार पढ़ना मैं अभी से आपको बता देता हूं कि पार्ट ए का अगर आपने एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा दोस्तों, ठीक है ना, तो आपके अपने टाइम टेबल के अंदर पार्ट बी के एक सब्जेक्ट को भी डालना पड़ेगा। अब पार्ट बी के 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं तो इसके भी 2 सब्जेक्ट, यानी मैं कहने का मतलब ये बता रहा हूं कि जो आप प्रायोरिटी अपने इस पार्ट ए को दे रहे हो वो प्रायोरिटी जब आप पार्ट बी को देने लग जाओगे ना, तब आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा।
क्योंकि मुझे पता है कि क्वालिफिकेशन वाले पार्ट में आप अपनी जान लगा देते हो। तो वैसे ही अगर पार्ट बी जो 30 नंबर का है, इस 30 नंबर के अंदर से आपके जो मार्क्स आएंगे ना एक्स्ट्रा निकल के, वही आपके सिलेक्शन का बेस बनेंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन सभी लोग पढ़े जा रहे हैं, समझिए आप। चलो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कि सर बेसिक कंसेप्ट, शॉर्ट चार्ट और एमसीक्यू ये चीजें क्या होती। तो मैंने कहा था कि अगर आपने थ्योरी क्लियर कर रखी है, अगर थ्योरी क्लियर कर रखी है तो उस थ्योरी को आपको एक बेसिक कंसेप्ट का रूप देना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट का रूप किस प्रकार देना होगा, जैसे मैं पर्टिकुलर कोई भी एक सब्जेक्ट की बात करूं, या जैसे मैं रेडियोग्राफर वालों के लिए ही बात कर लेता हूं, ठीक है, रेडियोग्राफर वालों के लिए बात की। अब रेडियोग्राफर के लिए मैं पर्टिकुलर अगर सब्जेक्ट की बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो अपन सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे आपके फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटमी आ जाएगी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, एनाटमी फिजियोलॉजी। फिर मैं आपके बात करूं डार्क रूम, ठीक है ना, पूरा डार्क रूम। फिर मैं आपके बात करूं यहाँ पे रेडियोग्राफी, ठीक है ना। इसके बाद में बात करूं आपके एक पार्ट जो आ जाता है आपके फिजिक्स का, ठीक है ना, रेडिएशन फिजिक्स का। चलो ये रेडिएशन फिजिक्स है। इसके अलावा मैं आपके बात करता हूं अब जो आप तैयारी कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन के लिए, ठीक है ना, लैब टेक्नीशियन के लिए मैं पर्टिकुलर ये हालांकि सबके लिए ही बात कर रहा हूं, चाहे आप रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, चाहे आप ऑप्टोमेट्रिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट हो, चाहे आप स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, मलेरिया हेल्थ इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, लैब सुपरडेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं उन सब के सब्जेक्ट में से कॉमन सब्जेक्ट भी लूं तो भी आप उसको परफॉर्मा मान के समझ लेना कि किस प्रकार से आपका बेसिक कंसेप्ट। तो देखो मैंने काफी बार वीडियो में आपको एनाफिजियो पूरा ही बता रखा है कि किस प्रकार से आपको एनाफिजियो करना पड़ेगा, अभी मैं और बता दूंगा। अब पूरा डार्क रूम का आपको एक वन चार्ट बनाना ही पड़ेगा, वन चार्ट बनाना ही पड़ेगा दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने वन चार्ट बना रखा है, ठीक है ना। वन चार्ट के अंदर यानी एक ही चार्ट के अंदर आपको डार्क रूम को आपको 8 पार्ट्स के अंदर क्लियर करना, 8 पार्ट्स के अंदर आपको डिवाइड करना पड़ेगा और 8 टॉपिक लिखे वहां से आपको हर चीज इनकी नोट करके एक बढ़िया सा चार्ट बनाना पड़ेगा, तब एक सब्जेक्ट तैयार होगा। फिर आप चाय पीते टाइम, बारिश का मौसम अभी चल ही रहा है, ठीक है ना, पकोड़े ले लीजिए, फिर आप कुछ भी अगर गैलरी में बैठे हैं तो ठीक है, नॉर्मल सा इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग स्टार्ट कर दीजिए, समझ गए। तो उस समय बैठे बैठे आप क्या करो कि उसको आप क्या करो, रिवाइज करो, पूरा डार्क रूम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं बात करूं लैब टेक का, कोई एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात कर रहा हूं, क्लिनिकल पैथोलॉजी ही हम ले लें, ठीक है। अब क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर दोस्तों मैं बात करूं कि अब इसको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे मान लो सीएसएफ एग्जामिनेशन आ गया, यूरिन एग्जामिनेशन आ गया, सीमन एग्जामिनेशन आ गया, ठीक है। अब इनके भी आपको चार्ट के बेसिस बात करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूरिन कंप्लीट पढ़ते हो, मान लो यूरिन एनालिसिस पढ़ते हो, जैसे मैं 7 क्लास के अंदर आपको यूरिन पढ़ाता हूं, यानी इतनी डिटेल में, तो आप उसको वन चार्ट के अंदर किस प्रकार से कवर करना पड़ेगा, ये आपको सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि शॉर्ट चार्ट, ठीक है। जैसे अगर शॉर्ट चार्ट की मैं बात करूं दोस्तों, मान लीजिए मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं, एनाटॉमी के अंदर बेसिक एनाटॉमी का एक चार्ट बनता है, इसके अलावा जितने भी सिस्टम है, यानी कि मैंने एनाटॉमी को 15 चार्ट के अंदर निपटा रखा, 15 चार्ट, कंप्लीट एनाटॉमी, कंप्लीट बॉडी का नॉलेज, समझ गए। तो उन चार्ट के बेसिस पे, समझ गए, जैसे पूरक चार्ट मान लो एक आपने लिया यहाँ पे स्केलेटन, इसके अंदर आपके सीवीएस आ गया, ठीक है, इसके अंदर आपके पूरा यूरिनरी सिस्टम आ गया, इसके अंदर पूरा आपके रिप्रोडक्टिव आ गया, यानी आपको चार्ट के बेसिस पर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके वो सिलेबस आपका बार बार होगा। फिर आता आपके एमसीक्यूज, ठीक है। अब आपके पर्टिकुलर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाने हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो एक और तरीका बताने वाला हूं आगे अभी, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और अगर मेरी बातें आपको सारी पसंद आए तो वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि खूब सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां पे दोस्तों क्या होने वाला, देखो अगर यहां पे मैं बात करूं, आपके हर टॉपिक में टाइप ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, बिल्कुल हर टॉपिक के ऊपर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, तो ये चीज मैं आपको बताता हूं। टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये चीज क्या है, ये चीज नई है, ये नई चीज कैसे है दोस्तों। तो देखो हम बात करें कि अगर हम पीवाईक्यू देख के तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमें पेपर के पैटर्न का पता लगता है, पेपर के पैटर्न का पता लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ आपके कि क्या 2019 में जो पेपर का पैटर्न आया था, क्या वही लेवल रहने वाला, नहीं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपके क्वेश्चन जो है वो खूब सारे तरीके से बढ़ने वाले, यानी लेवल उनका बढ़ने वाला। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मान लीजिए कि हम बात कर लेते हैं कि जैसे हार्ट वाले टॉपिक के बारे में, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर वन लाइनर पूछा आपको,
अगर वन लाइनर पूछा हमेशा तो आपके हमेशा इसके इंट्रो से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मान लीजिए इंट्रो का आ गया, ठीक है। वन लाइनर में भी अगर आपको पूछा तो इसके फंक्शन से क्वेश्चन आ गए। अब मान लीजिए अंदर डिटेल की बात करेगा तो जैसे स्ट्रक्चर में चला गया, अब तुम कहोगे सर स्ट्रक्चर के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपको सबसे पहले वाल्स या लेयर पूछ लिया, इनके आपको वाल्व का पूछ लिया, आपको पूछ लिया इनके चैम्बर के बारे में, आपसे पूछ लिया इनके हार्ट की साउंड्स के बारे में, ठीक है। अगर और डिटेल में जा रहा, आपसे पूछ लिया मान लो सर्कुलेशन के बारे में, आपसे किसके बारे में पूछ लिया, सर्कुलेशन। आपको होल बॉडी की आर्टरी से भी पूछ सकता है। होल बॉडी की आर्टरी का एक चार्ट बनता है जिसको हम कहते हैं आर्टेरियल सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टेरियल सिस्टम, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपसे वेन्स का पूछ लिया तो एक चार्ट बनता है जिसमें आता है वीनस सिस्टम। क्या आता है दोस्तों, वीनस सिस्टम। तो कंप्लीट एक चार्ट के अंदर भी क्या हार्ट को पढ़ सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं, समझ गए। और वहां से उस चार्ट को देख के आप हर एक चीज का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी बनते हैं, समझ गए आप। फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, अपने बात करते हैं पार्ट बी पढ़ना क्यों जरूरी है। तो ये अच्छी बात है, देखो काफी सारे मेरे को जैसे मैसेज आते हैं कि सर मैं मेरे पार्ट ए को अच्छे से तैयार कर लूंगा मैं, तो मुझे पार्ट बी क्या पढ़ना पड़ेगा क्या। तो मैं अभी भी कह रहा हूं पार्ट बी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पार्ट बी के सब्जेक्ट की बात करूं आपके, तो देखो पार्ट बी के अंदर आपको पूरा पूरा इंडिया जीके दे रखा है, ठीक है। अब इंडिया जीके, हम मेडिकल स्टूडेंट, इंडिया जीके नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। इसके बाद आता मैथ्स, ठीक है। इसके बाद आपकी आ रखी है रीजनिंग, ठीक है। इसके अलावा आपके दे रखी है जनरल साइंस, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि यहां से आपका जनरल साइंस तो पूरा ही क्लियर होगा। अब मैं जैसे जीके की बात करूं, यहां पे मान लो आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, हिस्ट्री को ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। आप हमेशा से एक पूरा टॉपिक लीजिए, ठीक है ना, एक टॉपिक लीजिए और इस टॉपिक को स्टोरी के बेस पे क्लियर कीजिए। स्टोरी बेसिस पे क्लियर करोगे ना तो वहां से आपको कुछ स्पेशल पॉइंट मिलेंगे, वहां पे आपको स्पेशल पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि अगर आर्ट कल्चर से संबंधित क्वेश्चन आता है, समझ गए, आर्ट कल्चर संबंधित, तो इंडिया की आर्ट कल्चर संबंधित जो करंट से भी संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, आर्ट एंड कल्चर का करंट से संबंधित भी आ रहा है, तो वहां से भी पूछा जा सकता है, समझ गए आप। तो ज्यादा मोस्टली आपको करंट के साथ कोरिलेट करके ही पूछा जाता है, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो पार्ट बी में नंबर लेके आ जाओगे, समझ गए। फिर मैं बात करूं मैथ्स और रीजनिंग को साथ मत पढ़ना, ठीक है। हम मेडिकल लाइन के स्टूडेंट, मैथ और रीजनिंग नहीं हो पाती, मुझे पता है मैंने कैसे पढ़ी होगी, समझ गए। चलो मैं बताता हूं मैंने कैसे पढ़ी है। मैंने मेरा शेड्यूल बना रखा था इस प्रकार से, जैसे कि अगर मैं पार्ट ए पढ़ता और इधर मैं बात कर रहा हूं पार्ट बी के बारे में, तो यहां अगर मैं दो सब्जेक्ट आज पढ़ रहा हूं ना, तो इन दोनों के बीच में मैं एक पार्ट बी डालता, मान लीजिए मैंने कि मैथ डाल दिया, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए कि मैं आपके नेक्स्ट दो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, तो बीच में मैंने रीजनिंग डाल दी, और नेक्स्ट दो सब्जेक्ट, क्यों 8 सब्जेक्ट थे आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला के, तो फिर नेक्स्ट में आपके इंडिया जीके की हिस्ट्री डाल दी, समझ गया। लेकिन मैं आपके हिस्ट्री में मान लो कि अगर एंशिएंट पढ़ी है अगर आपने, तो एंशिएंट पूरी एक साथ, मिडाइवल पूरी एक साथ, और मॉडर्न पढ़ी है पूरी एक साथ, समझ गया आप। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए क्या ध्यान रखने योग्य बात है। अच्छा, सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए मैं बता देता हूं कि आपको सबसे पहले सेल्फ स्टडी के दौरान क्या होता है कि आप हमेशा थोड़ी पढ़े जाओगे, क्योंकि घर पे आप बैठे बैठे क्या करोगे, आपके जो नोट्स वगैरह उनको ही पढ़े जाओगे। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो सेल्फ स्टडी करके आरआरबी की तैयारी कर रहा है, तो थ्योरी के बाद आपको सबसे पहले कोई एमसीक्यूज की आप किताब लीजिए, एमसीक्यूज लगाइए। अगर एमसीक्यूज में फिर आप अपने मार्क्स चेक कीजिए, ठीक है ना, ईमानदारी के साथ लगाओगे तो मार्क्स का पता चलेगा, मार्क्स कितने के आ रहे हैं। अगर आपके कम आ रहे हैं तो आप अपने उस टॉपिक को क्या करो कि रिवीजन मोड पे डालो, उसको कहाँ पे डालो, रिवीजन मोड पे डालो। रिवीजन मोड पे डालने के बाद वापस से आप एमसीक्यूज लगाओ, ठीक है। और आपको कितने मॉड्यूल पेपर लगाने पड़ेंगे, आपको मॉड्यूल पेपर लगाने ही पड़ेंगे। मॉड्यूल पेपर आपको 10 से 15 लगाने ही पड़ेंगे दोस्तों, 10 से 15 मॉड्यूल पेपर लगाओगे तब आपकी तैयारी एक शानदार होगी। अच्छा, कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स थे कि सर भर्ती तो बिल्कुल कम आती है, पोस्ट बिल्कुल कम आती है। एक बात बताता हूं आपको, पोस्ट कम आती है तो क्या तुम फॉर्म नहीं भरते हो, भरते हो ना तुम फॉर्म। पोस्ट कम आती है तो भी खूब सारे लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां जितनी पोस्ट आती है ना, पढ़ने वाले बहुत कम है। मैं अभी बता रहा हूँ, ईमानदारी से तैयारी करने वाले बहुत कम है। और ईमानदारी से जो तैयारी करता है ना, उसको खुद को कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है कि उसका ही सिलेक्शन होने वाला है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, समझ गया। इसके बाद बात करें आप देखो,
अगर आप सिस्टमेटिकली मेरे साथ जुड़ करके भी तैयारी करना चाहते हैं तो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा ऐप है, ठीक है ना, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं एक चीज बता रहा हूँ, जितनी चीजें मैंने बताई थी उसी वे में अगर आपने तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन श्योर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी की मैं बात करूं तो क्या विशेष चल रहा है सर, विशेष क्या चल रहा है, विशेष मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपके पार्ट ए के साथ साथ पार्ट बी भी आपको व्यवस्थित तरीके से इसके साथ साथ मैं बात करूं आपके वीडियो लेक्चर सारे के सारे सिस्टमेटिकली प्लस एक टॉपिक होते ही, एक यूनिट होते ही उनके एमसीक्यूज अलग से प्रोवाइड हो रहे हैं और मॉड्यूल पेपर अलग से प्रोवाइड होगा, मॉड्यूल पेपर भी अलग से आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है ना। और ये सारी चीजें यानी कि अगर हमने सर सिलेबस कर लिया और हमारा एग्जाम थोड़ा डिले हो रहा तो क्या करेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे तैयारी करोगे तो मैराथन क्लासेज मिलेगी दोस्तों, मैराथन क्लासेज मिलेगी। उन मैराथन क्लासेज में मैं पूरा शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर, यानी जैसे मैं बात करूं कि अगर हम मैराथन एनाटॉमी की लगाए ना, एनाटॉमी की मैराथन, तो 5 घंटे के अंदर पूरी एनाटॉमी को कवर कर सकते हैं, 1 घंटे के अंदर पूरा डार्क रूम का चार्ट हम रिवाइज कर सकते हैं। उसी डार्क रूम के चार्ट को अगर हम वीकली 3 बार पढ़े तो पूरा मुंह पे याद हो जाएगा, आपको भी याद होगा, मेरे को भी याद होगा, क्वेश्चन कहीं से आएगा, सब करेंगे। अगर कोई लैब टेक्नीशियन की तैयारी करा, उनको बता देता हूं कि अगर आप हिमेटोलॉजी को 1 शॉर्ट चार्ट के अंदर पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप जुड़िए, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कहां से कैसा क्वेश्चन आ रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन सारा बनता है। तो इस क्लास के अंदर मैंने आपको जो सेल्फ तैयारी कर रहा उसके बारे में बताया, आपको 3 महीने के अंदर ये सारी इस प्रकार से पढ़ाई करते हो तो ही आपका सिलेबस कवर होगा, वरना आप पूरी थ्योरी को लेके अभी भी बैठ जाओगे, क्योंकि आप कॉलेज के टाइम में थ्योरी पढ़ के आते हो तो वही थ्योरी को आप वापस से पढ़े ही जा रहे हो। तो उस पूरी थ्योरी को अब आपको छोड़कर एक नए तरीका अपनाना पड़ेगा जो मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।